लाए, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर में प्रवेश नहीं कर पाए और वहां पहुंचने से पहले ही उनके नाम की रेखा कट गई। बीजेपी का यह फैसला दिल्ली की 1 करोड़ और देश की 70 करोड़ महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए आज सबसे पहले हम दिल्ली की इस राजनीति का, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि इस फैसले का क्या मतलब है। सबसे खास बात यह है कि इस फैसले को अगर आप देखें तो इसके 2 विश्लेषण होते हैं। दिल्ली वालों के ऊपर, दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं उन पर इस फैसले का सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा, दिल्ली की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या देश की राजनीति पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो आज दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव का फैसला उसी अंदाज में हुआ जिस अंदाज में T20 के किसी मैच में सुपर ओवर खेला जाता है। और इस फैसले में रोमांच इतना था कि आखिर तक किसी के लिए भी यह बताना मुश्किल था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लिए किस नेता का चुनाव किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने ही खुद रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रवेश वर्मा सब जानते हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनके मन में यही इच्छा थी और अरविंद केजरीवाल को क्योंकि उन्होंने हराया था इसलिए बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि प्रवेश वर्मा नेचुरल चॉइस होंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव प्रवेश वर्मा से ही कराया गया। यह है बीजेपी पार्टी। इस प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई और आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हराकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए और रेखा गुप्ता कौन है। हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा। तो रेखा गुप्ता कौन है जिन्हें बीजेपी ने दिल्ली की रातों रात पहली बार विधायक बनने के बाद ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दिया। सोचिए, रेखा गुप्ता 2023 में मेयर नहीं बन पाई थी दिल्ली की, लेकिन 2 साल के बाद ही आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री चुन ली गई है। कितनी बड़ी बात है। रेखा गुप्ता से भी हमारे देश की महिलाएं आज बहुत कुछ सीख सकती हैं। रेखा गुप्ता को अब पहले आप जान लीजिए, रेखा गुप्ता हैं कौन। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उम्र 50 वर्ष है और वो 47 वर्ष के प्रवेश वर्मा से 3 साल बड़ी हैं। राजनीति में तो वो प्रवेश वर्मा की जूनियर हैं, लेकिन उम्र में प्रवेश वर्मा से 3 साल बड़ी हैं। रेखा गुप्ता के बारे में आज आपको 3 महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, वो इंपोर्टेड नेता नहीं है, यानी वो किसी और पार्टी से बीजेपी में नहीं आई हैं। वो पिछले 30 वर्षों से बीजेपी में एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम कर रही है और उनका जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो यहां तक पहुंची है। पहले वो बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी की एक कार्यकर्ता थी। इसके बाद वर्ष 1996 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, यानी उन्होंने छात्र राजनीति भी की है बहुत अच्छे से। फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री बनी, इसके बाद निगम पार्षद बनी, फिर विधायक बनी और आज मुख्यमंत्री बन गई। बीजेपी देश की शायद इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके देश में 11 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पहले कभी बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे। इसलिए आज बीजेपी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं, जब वो इस तरह के फैसलों को देखते हैं तो उन्हें अपने लिए भी एक उम्मीद जगती है। वो भी खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि बीजेपी में एक कार्यकर्ता का भी भविष्य अच्छा है। अगर कार्यकर्ता लायक है, अगर कार्यकर्ता मन लगाकर काम कर रहा है, अगर वो प्रतिभाशाली है तो एक दिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। दूसरी बात, रेखा गुप्ता किसी राजनीतिक खानदान से नहीं है और वो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीती हैं और दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से वो जीवन में पहली बार विधायक बनी हैं। पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री भी बन गई। वर्ष 2015 और फिर वर्ष 2020 में भी रेखा गुप्ता ने इसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो दोनों बार चुनाव हार गई। बहुत सारे लोग बेचैन हो जाते हैं जब उन्हें एक के बाद एक असफलता मिलती है,
आज उन तमाम लोगों को, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष, खासतौर पर हमारे युवा, उन्हें रेखा गुप्ता से यह सीखना चाहिए। 2 बार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद तीसरी बार वो फिर उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से लड़ी और जीत गई और मुख्यमंत्री भी बन गई। सोचिए, किस्मत भी एक चीज होती है। वैसे तो हमारे देश में कई बार हमने यह भी देखा है कि 2 बार चुनाव हारने के बाद नेताओं को तीसरी बार मौका ही नहीं मिलता, तीसरी बार टिकट नहीं मिलता। लेकिन बीजेपी ने तीसरी बार भी रेखा गुप्ता को ही अपना प्रत्याशी बनाया, यानी रेखा गुप्ता पर बीजेपी की पूरी आशाएं टिकी हुई थी। बीजेपी को लगता था कि एक दिन जरूर जीतेंगी और वो प्रतिभाशाली हैं, इसलिए तीसरी बार लगातार उन्हें टिकट दिया, जबकि 2 बार हार चुकी थी। और चुनाव जीतने पर उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बना दिया। इससे यह पता चलता है कि असफल होने पर कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और रेखा गुप्ता ने भी बिल्कुल यही किया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल रेखा गुप्ता दिल्ली के नगर निगम में दिल्ली के मेयर का चुनाव भी हार गई थी, लेकिन 2 साल बाद आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर वापस लौटी हैं, विधायक बनकर वापस लौटी हैं। और इसी को हम कहते हैं समय का चक्र। और ये समय का जो चक्र है ये घूमता रहता है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से निराश भी हो जाते हैं, उम्मीद खो देते हैं, लेकिन देखिए जो समय का चक्र है, जब ये पूरा घूमता है तो फिर सब कुछ बदल कर रख देता है। और तीसरी बात यह है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की पहली नहीं बल्कि चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली में एक पुरानी परंपरा रही है महिला मुख्यमंत्रियों की। पहली मुख्यमंत्री दिल्ली की सुषमा स्वराज थी, जिन्हें बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। दूसरी मुख्यमंत्री महिला शीला दीक्षित थी। तीसरी आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी थी, जो अब चुनाव के समय जब चुनाव हुए थे तो वो मुख्यमंत्री थी। और अब चौथी बार दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिल रही हैं, जिनका नाम है रेखा गुप्ता। बड़ी बात यह है कि इनमें शीला दीक्षित अकेली ऐसी नेता थी जिन्हें चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था, और 15 वर्षों तक दिल्ली में उनकी सरकार रही, उनका शासन रहा। और अब रेखा गुप्ता शीला दीक्षित के बाद दूसरी ऐसी महिला मुख्यमंत्री होंगी जो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगी। और यहां आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जब दिल्ली में कोई महिला चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनती है तो फिर उसकी पारी बहुत लंबी चलती है। जो बाकी की महिला मुख्यमंत्री रहीं, सुषमा स्वराज और आतिशी, वो चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री नहीं बनी, बल्कि उन्हें बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया, और दोनों ही सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही मुख्यमंत्री बन पाई। रेखा गुप्ता बनिया समुदाय से आती हैं, जो अगड़ी जाति में माने जाते हैं, और दिल्ली में इस समुदाय की जो संख्या है, दिल्ली की जनसंख्या में, वो है 8%। नोट करने वाली बात यह है कि प्रवेश वर्मा जिस जाट समुदाय से आते हैं, उनकी आबादी भी दिल्ली में 8% ही है। और इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने यह फैसला जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर लिया है। और इस फैसले में आपको प्रधानमंत्री मोदी की महिला सशक्तिकरण की नीति की छाप साफ दिखाई देगी। और इससे यह पता चलेगा कि बीजेपी आने वाले भविष्य में महिला सशक्तिकरण पर कितना ज्यादा जोर देने वाली है। बीजेपी अगर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाती तो वो सिर्फ एक जाति के एक वर्ग को शायद साध पाती। जैसे 8% जाट हैं दिल्ली में, हो सकता है जाट समुदाय बहुत खुश हो जाता। देश भर में भी जो जाट समुदाय के लोग हैं वो प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखकर बहुत खुश हो जाते। ये बात सही है, लेकिन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं को साधने का काम किया है, उन्हें खुश कर दिया है, उनको राजनीति में एक प्रतिनिधित्व दिया है दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं को। और इस फैसले से बीजेपी ने पूरे भारत की 70 करोड़ महिलाओं को भी एक बहुत ही खास संदेश देने की कोशिश की है। इसलिए बीजेपी ने ये जो काम किया है, जो फैसला किया है, इससे बीजेपी को दिल्ली में तो फायदा होगा ही। दिल्ली की 1 करोड़ महिलाएं खुश होंगी कि किसी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन इस देश में जो 70 करोड़ महिलाएं हैं वो भी इस फैसले से प्रभावित होंगी। इस घोषणा के बाद अब देश में 2 महिला मुख्यमंत्री हो गई हैं। एक है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।
बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी ने किसी राज्य में चुनाव जीतकर एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। इस समय 13 राज्यों में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री पुरुष थे, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री एक महिला होंगी और यह एक नया बदलाव है बीजेपी में। इससे पहले बीजेपी ने कई महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन इस बार का जो इक्वेशन है वो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भी एक महिला ही हो, क्योंकि केजरीवाल चुनाव हार गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव जीत गई है। इसलिए यह भी हो सकता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला हो, जो है ही, और विपक्ष के नेता भी एक महिला रहें अगर आम आदमी पार्टी आतिशी को विपक्ष के नेता बनाती है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे इस फैसले में दो और बड़ी महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। पहली बात यह है कि राजनीति में महिला आरक्षण को लागू करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। और दूसरा, दिल्ली में इस बार का पूरा चुनाव महिलाओं को केंद्र में रखकर लड़ा गया था और सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए से लेकर 2500 रुपए का आर्थिक भत्ता देने का वादा किया था। और इनमें बीजेपी ने वादा किया है कि वो हर महीने महिलाओं को 2500 रुपया देगी। तो ये जो चुनाव है, अगर आप देखें तो असल में महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। और हर पार्टी दिल्ली की महिला वोटर्स को खुश करने में लगी हुई थी। इसलिए जब चुनाव ही महिलाओं के नाम पर लड़ा गया है, तो फिर अगर मुख्यमंत्री भी एक महिला बनती है तो संदेश बहुत अच्छा जाता है। पहले देश में परिवार में जो पुरुष होते थे, जिन्हें हम हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं, क्योंकि हमारे यहां लोग मानते हैं कि यह पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान परिवार है, और परिवार में जो पुरुष होता है, जो परिवार का प्रमुख होता है, वो पुरुष ये तय करता था कि उनके घर की महिलाएं चुनाव में किसे वोट देंगी। घर के जो बड़े होते थे पुरुष, वो चुनाव से पहले आकर बताते थे पूरे परिवार को कि इस बार वोट इस पार्टी को देना है। लेकिन देखिए कितना बड़ा बदलाव आ गया है। अब आज के जो चुनाव होते हैं, अब चुनावों का रिमोट कंट्रोल महिलाओं के हाथों में आ गया है, पुरुषों के हाथों में नहीं है। और अगर महिलाएं किसी पार्टी के पक्ष में आ जाएं, किसी नेता के पक्ष में आ जाएं, तो उस पार्टी को देश की 70 करोड़ महिलाओं का समर्थन मिल सकता है, साथ मिल सकता है। और अगर ये महिलाएं किसी पार्टी की समर्थक बन गई तो इनका पूरा परिवार इनके फैसले से, इनकी पसंद और नापसंद से प्रभावित होता है, और पूरा परिवार फिर आगे उसी हिसाब से चलता है जैसे महिलाएं कहती हैं। इसलिए आपने देखा होगा हाल के दिनों में पार्टियां चाहे कोई भी हो, चुनाव चाहे कोई भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव होगा, चाहे वो दिल्ली का चुनाव होगा, चाहे वो झारखंड का चुनाव होगा, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं हर पार्टी लेकर आती है। क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि इस बार, जैसे आपको याद होगा, टीवी में जो लोग टीवी देखते हैं, परिवारों में प्राइम टाइम में रात को 9 बजे कौन सा सीरियल देखना है, टीवी का रिमोट कंट्रोल महिलाओं के हाथ में होता है। वो तय करती हैं कि कौन सा सीरियल चलेगा या कौन सा न्यूज शो उनके घर में चलेगा। पुरुष तय नहीं करते, अब रिमोट कंट्रोल टीवी का महिलाओं के पास रहता है। उसी प्रकार से अब चुनाव का रिमोट कंट्रोल भी महिलाओं के हाथ में आ चुका है। आज दिल्ली में बीजेपी के विधायकों की जिस बैठक में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ, उसमें दिल्ली से बीजेपी के सभी सांसद मौजूद थे। और बड़ी बात यह है कि आज से पहले ज्यादातर लोगों ने रेखा गुप्ता का नाम भी नहीं सुना था। नाम कई दिन से चल तो रहा था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि रेखा गुप्ता आखिर है कौन, और अचानक से ये रेखा गुप्ता नाम की जो नेता हैं, ये अचानक से कहां से आ गई और ये मुख्यमंत्री भी बन गई। रेखा गुप्ता के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब से 1 घंटा पहले 23,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन अब जब से उनके मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हुआ है, उनके फॉलोअर्स की संख्या 33,000 हो चुकी है। और हर पल हर मिनट अब रेखा गुप्ता के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। यानी चुपचाप काम कीजिए, और जब वक्त आएगा तो दुनिया खुद आपको ढूंढकर फॉलो करेगी। अब आपको यह बताते हैं कि बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया।
और वो केजरीवाल को हराने के बाद जायंट किलर कहलाए। दिल्ली के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। मीडिया में लगातार उन्हें लेकर खबरें चल रही थी कि प्रवेश वर्मा शायद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी को ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो केजरीवाल की टक्कर का, उनके कद का नेता हो। इस तरह की थ्योरीज बहुत चल रही थी। लेकिन प्रवेश वर्मा के पक्ष में सब कुछ तो जा रहा था, लेकिन फिर प्रवेश वर्मा आखिरी राउंड में उनकी रेखा कैसे कट गई, वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए। तो प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को 4000 वोटों से चुनाव हराया था और जब यह चुनाव चल रहा था तो यह असंभव सा लगता था कि केजरीवाल को वो हरा सकते हैं। प्रवेश वर्मा कोई नए नेता नहीं है, पुराने नेता हैं। वर्ष 2014 में और फिर वर्ष 2019 में दिल्ली से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा राजनीतिक खानदान से आते हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और साहिब सिंह वर्मा जाट समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे और इसके बाद प्रवेश वर्मा ने भी जाट समुदाय की राजनीति की है। दिल्ली में जाट समुदाय की आबादी 8% है और दिल्ली के 364 में से 225 गांव जाट बाहुल हैं और 70 में से कम 10 सीटों पर जाट वोटर्स को बहुत निर्णायक माना जाता है। बड़ी बात यह है कि ये जाट वोटर्स बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक का हिस्सा हैं, यानी ये बीजेपी के पुराने वोटर्स हैं, बीजेपी के परंपरागत ये समर्थक हैं ये जाट। इस बार भी जाटों के 45% वोट बीजेपी को मिले हैं। बीजेपी के 48 विधायकों में से 11 विधायक जाट समुदाय से चुनकर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप तुलना करेंगे रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा की, तो पहला बड़ा कारण हो सकता है परिवारवाद। बीजेपी हमेशा यह संदेश देना चाहती है देश के लोगों को कि वो परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती और रेखा गुप्ता किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आती, एक आम परिवार से आती हैं। प्रवेश वर्मा एक बड़े राजनीतिक खानदान से आते हैं। उनके पिता साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हो सकता है कि बीजेपी को यह लगा हो कि अगर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं तो इससे परिवारवाद को लेकर एक गलत संदेश जा सकता है। दूसरा, इस फैसले से बीजेपी ने यह भी बताया है कि वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव जीतने वाले सभी नेता बराबर होते हैं। अगर बीजेपी में मुख्यमंत्री के पद के लिए किसी नेता का चयन इस आधार पर नहीं होता कि उस नेता ने चुनाव में कितने बड़े नेता को हराया है, और यही बात बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाती है। अगर कोई दूसरी पार्टी रही होती तो हो सकता है प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना देती, लेकिन बीजेपी का ऐसा मानना है कि अगर प्रवेश वर्मा जैसे नेता ने अरविंद केजरीवाल को हराया भी है, कोई भी बड़ा चुनाव जब बीजेपी जैसी कार्यकर्ता वाली पार्टी, काडर वाली पार्टी लड़ती है और जीतती है, तो वो सिर्फ एक चेहरे के आधार पर नहीं जीतती, सिर्फ एक उम्मीदवार के चेहरे के आधार पर नहीं जीतती। उसके पीछे कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत होती है और उसके पीछे पिछले 5 साल में बीजेपी का जो काडर है, बीजेपी की जो पूरी टीम है जिसने इतनी मेहनत की है, उसकी मेहनत भी जो है काम आती है। तो इससे यह साबित होता है कि बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो ऐसा मानता है कि प्रवेश वर्मा ने कोई अपने अकेले बल पर अरविंद केजरीवाल को नहीं हराया है। इसके पीछे पार्टी की मेहनत है, इसके पीछे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की अपनी रणनीति है। पूरी पार्टी ने जोर लगाया, पूरी पार्टी ने धक्का मारा। पिछले 5 साल में पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार लगी हुई थी और उसका यह नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल हारे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे पर यह चुनाव नहीं जीता गया है। तीसरी बात, प्रवेश वर्मा की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की रही है, जो इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों के बहिष्कार की भी अपील कर चुके हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शहर है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका संदेश पूरे दुनिया में जाता है। बीजेपी के पास यह चॉइस थी कि वो दिल्ली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए या दिल्ली की बेटी को मुख्यमंत्री बनाए। और मैं ये विश्लेषण आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको ये नई तस्वीरें दिखा देते हैं। रेखा गुप्ता अभी दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची हैं। अब
वो दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगी। देखिए बैठी हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनके साथ बैठे हुए हैं और अब वो सरकार बनाने का दावा दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने पेश करेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल इस दावे को स्वीकार करेंगे और उन्हें कल सरकार बनाने का न्योता देंगे। इस समय 3 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा गुप्ता है जो सबसे ज्यादा प्रसन्न इस वक्त आपको दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी कभी यह सोचा नहीं होगा कि पहली बार ही चुनाव जीतने के बाद पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। दूसरा चेहरा है जय पांडा का, जो वैसे तो उड़ीसा के नेता हैं लेकिन दिल्ली में बीजेपी के प्रभारी हैं, और वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो सामने बैठे हैं। इधर आप रविशंकर प्रसाद जी को देख रहे हैं, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया था बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए। बांसुरी स्वराज आपको दिखाई दे रही हैं बिल्कुल कोने में अपनी स्क्रीन पर, जो कि नई दिल्ली से सांसद हैं बीजेपी की। और आपको रामवीर सिंह विधूड़ी भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। और ये सारे लोग इस समय उपराज्यपाल के आवास पर बैठे हुए हैं, उपराज्यपाल का इंतजार कर रहे हैं। और अब पार्टी औपचारिक रूप से रेखा गुप्ता सरकार बनाने का दावा उपराज्यपाल को पेश करेंगे। रविशंकर प्रसाद जी के साथ में ओपी धनखड़ बैठे हुए हैं, जो बीजेपी के ही पर्यवेक्षक बनाए गए थे। अब हम वापस आते हैं और हम आपको इससे पहले चौथा पॉइंट बता रहे थे, और चौथा पॉइंट यह था कि बीजेपी के सामने एक चॉइस थी कि वो दिल्ली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए या दिल्ली की बेटी को मुख्यमंत्री बनाए। कहने को तो प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के बेटे हैं, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली के बेटे की बजाय दिल्ली की बेटी को इस पद के लिए चुना है। पांचवी बात यह कि बीजेपी दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री देना चाहती थी, जिसके कारण प्रवेश वर्मा इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। और इस फैसले से यह भी पता चलता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के चुनाव में हमेशा एक जैसी रणनीति नहीं अपनाती। जैसा देश वैसा भेष, जैसा राज्य वैसी रणनीति। जैसे हालात नए नए होते चाहते हैं, वैसे ही बीजेपी नई नई रणनीति बनाती है और बीजेपी सबको लगातार सरप्राइज देती चली जाती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नए नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया था, आपने देखा होगा। और ये ऐसे नेता थे जिनके नाम की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और ऐसे नए नेताओं को बीजेपी ने अपने काडर में से निकाला और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के बाद बीजेपी ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी को ही रिपीट किया और महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया, जो इस पद के दावेदारों की सूची में वैसे भी सबसे ऊपर ही थे। और हर कोई इस बार यही सोच रहा था कि दिल्ली में भी किसी ऐसे ही नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो दावेदारों की सूची में सबसे ऊपर है और जिसके बारे में ज्यादातर देश के लोग ये सोच रहे हैं कि इन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने यहां भी देश के लोगों को हैरान किया है, सरप्राइज दे दिया है। बीजेपी ने ऐसा न करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मॉडल को फिर से अपना लिया और 50 वर्ष की रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया, जो पहली बार ही विधायक बनी है। हमारे देश के नेता अक्सर बीजेपी को अगड़ी जातियों की पार्टी मानते हैं। कहते हैं कि ये तो ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, ट्रेडर्स की पार्टी है, सिर्फ अगड़ी जाति के लोगों के बारे में सोचती है। लेकिन अब जो हम आपको सूची दिखाने वाले हैं वो ये बताती है कि देश में बीजेपी के जो 13 मुख्यमंत्री हैं वो लगभग सभी जातियों और वर्गों से आते हैं। 13 मुख्यमंत्रियों में 2 मुख्यमंत्री क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आते हैं, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
बनिया समुदाय से हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने सभी जातियों और वर्गों के नेताओं को अलग अलग राज्यों का मुख्यमंत्री बनाया है। जैसा राज्य है वैसा फैसला होता है। और अगर आप मोदी सरकार की कैबिनेट को भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इस कैबिनेट में अगड़ी जाति के नेताओं को नहीं है, बल्कि ओबीसी और पिछड़ी जाति के नेता सबसे ज्यादा संख्या में मोदी सरकार की कैबिनेट में हैं। अब देश के 14 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और इन सारे मुख्यमंत्रियों की उम्र को जब आप देखेंगे और उनकी औसत निकालेंगे तो इन सारे मुख्यमंत्रियों की औसत उम्र है 55 वर्ष, 55 ईयर्स। इनमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सबसे छोटे हैं उम्र में और उनकी उम्र सिर्फ 45 साल है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की उम्र सबसे ज्यादा है, वो 72 वर्ष के हैं और रेखा गुप्ता की उम्र इस समय 50 वर्ष है। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता हमारे साथ हैं। तो सर बहुत बहुत पहले तो बधाई हो, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम भी वही धन्यवाद आप लोगों को भी, हमको भी, सबको, कि पार्टी का आज मुख्यमंत्री तय हुआ और सर्वसम्मति से तय हुआ। विधायक दल की बैठक में सबने आपस में ओपिनियन बना के ये तय किया, तो पार्टी का धन्यवाद है। पार्टी में पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई और ये हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक विधि है जिसका कि हम सब सम्मान करते हैं। वन मैन रोल नहीं है यहाँ तो जो है पूरी सर्वसम्मति से पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल सब लोगों ने मिल के योजना बनाई। मुनीष जी, आप तो उनके साथ पार्षद थे जब से, उन दिनों से लेकर अभी तक के दिन कैसे आप देखते हैं कि आज वो मुख्यमंत्री बन गई है? पार्षद से सफर था, एमएलए और मुख्यमंत्री। हमें तो काम, कोई भी दायित्व हो, हमें तो काम करना है। दायित्व कोई भी हो, लगातार जो भी पब्लिक के हित में जो भी फैसले हैं, जो पार्टी के फैसले हैं, मोदी जी का जो विजन है उसको लागू करना है और वही गाइड करेंगे। हम तो एक मतलब साथ साथ में चलने वाले हैं, वो हमें गाइड करेंगे और हम काम करेंगे। ये है 1993 के बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने अपने शासन में सूत्रों के काम को बिल्कुल समाप्त कर दिया। आपको याद होगा इससे कुछ वर्ष पहले तक मीडिया में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबरें चला करती थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसा हो रहा है, सूत्रों के मुताबिक ऐसा हो रहा है। और आज भी जब किसी राज्य में कांग्रेस या किसी और विपक्षी दल की सरकार बनती है तो उनकी बैठकों में होने वाला हर फैसला, किसने क्या कहा, ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से पहले ही मीडिया में लीक हो जाती है। आपने देखा होगा। और इससे पहले कुछ वर्ष पहले तक जब मोदी सरकार नहीं आई थी तो उससे पहले केंद्र सरकार में भी कैबिनेट में कौन कौन आने वाला है, मंत्री परिषद में कौन को किस नेता को कौन सा मंत्री पद मिलने वाला है, ये सब बातें पहले दिन ही लीक हो जाती थी। लेकिन बीजेपी जब से आई है तब से ये लीकेज बंद हो गई है और पिछले चुनावों की तरह इस बार भी दिल्ली में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम को आखिर तक लीक नहीं होने दिया। आगे इसकी कहानी आपको बताएंगे, पहले आप देख लीजिए। दिल्ली की नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने के लिए उनके आवास पर गई हैं। आप पहले यह तस्वीर देख लीजिए। मुझे और उनका धमधमी पार्टी के राष्ट्रीय कैडर दोनों को दिल्ली में जनता दल के नेता के चुनाव को और पार्टी के प्रदेश कार्यालय माननीय सज्जवाल जी सेक्रेटरी मेजन पंडा जी जिम्मेदार प्रभारी के तो सर्वानुमति से रेखा जी को नेता चुना गया। प्रस्ताव करने वाले थे हम प्रवेश करना। उसके बाद सभी के उपाध्याय जी कहाँ लगे नमस्कार है और बिजली जीता और 9 विधायकों ने उसको इंक्लूडिंग एनिमल चॉइस नेगरी एनिमल एनिमल हमारे सभी सामान्य सांसद भी उपस्थित थे। थोड़ा निकलने में देरी हो गई, क्षमा करिए। तो देखिए हम लोग को उनको रिस्क्यू करना पड़ा। पावड़ी के उत्साह मीडिया करो, हम दोनों ऑब्जर्वर
इनके प्रबंधन की चुनाव की आपको कर रहे हैं तो गया वो आपको हम दे देंगे उसकी कॉपी। उसमें हम दोनों के दस्तखत हैं, के दस्तखत हैं और तीनों प्रस्तावकों के और सेकंड आपको और इसके बाद हम। तो देखिए, एक दिलचस्प बात यह भी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना 26 मई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे और तब से लेकर अब तक लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार से उनका संघर्ष चलता रहा। पहले उनका संघर्ष चलता था, उनके मतभेद होते थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। उसके बाद फिर आतिशी आई और उन्होंने 2022 से लेकर 2025 तक लगातार आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष किया है। यानी उपराज्यपाल की सोच कुछ अलग है और दिल्ली की सरकार की सोच उससे बिल्कुल उलट है और दिल्ली वालों को इसका बड़ा नुकसान हुआ। तो उपराज्यपाल ने भी आज चैन की सांस ली होगी कि आखिर अब एक नई सरकार बनी है जो कि अब उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अब एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर दिल्ली के लोगों के बारे में सोच सकते हैं। अब आप ये देखिए कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चुनौतियां क्या हैं और दिल्ली की जो जनता है देश की सबसे पढ़ी लिखी जनता है। ये देश की राजधानी है, यहां की जनता सबसे ज्यादा अखबार पढ़ती है, न्यूज चैनल देखती है, सबके पास मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया देखती है और सबसे ज्यादा जागरूक वोटर दिल्ली के माने जाते हैं। तो ये ऐसे वोटर हैं जो पहले दिन से ही रेखा गुप्ता को परखना शुरू कर देंगे और रेखा गुप्ता को एक दिन का भी समय नहीं देंगे आराम करने का। तो सबसे पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सिर्फ काम नहीं करना होगा बल्कि उन्हें काम करते हुए दिखना भी होगा। यह बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए है। तो उन्हें सबसे पहले वो काम करने होंगे जिससे दिल्ली वालों को तुरंत यह लगे कि सिर्फ उनकी सरकार नहीं बदली बल्कि दिल्ली के हालात भी तुरंत बदलने लगे हैं, दिल्ली की व्यवस्थाएं भी तुरंत बदलने लगी हैं। इसलिए उनके लिए जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज्यादा होंगी और दिल्ली वाले ये उम्मीद करेंगे कि बस अगले दिन से ही उन्हें बदलाव महसूस और दिखाई देना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले तो रेखा गुप्ता को दिल्ली की खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत करानी होगी और ये सड़कें ऐसी चीज हैं जिसका दिल्ली वाले हर रोज इन सड़कों पर चलते हैं। अगर रेखा गुप्ता ने पहले दिन से ही सड़कों पर काम शुरू कर दिया, सड़कों की मरम्मत करा दी, सड़कों को ठीक कर दिया, तो दिल्ली वालों को एक हफ्ते के अंदर यह बात महसूस होने लगेगी कि वाकई दिल्ली बदल रही है, बीजेपी की सरकार आ गई है। हमें महसूस हो रहा है कि नई सरकार आई है और नई सरकार काम कर रही है और यह काम सड़कों के जरिए सबसे जल्दी हो सकता है क्योंकि जैसे ही सड़कें ठीक होती हैं उस शहर के लोगों का जो परसेप्शन है सरकार के बारे में तुरंत बदल जाता है। दूसरा, दिल्ली की सड़कों पर जो गंदगी है और दिल्ली शहर में जो पूरे शहर में जब आप जाएंगे, चाहे वो सड़क हो, गली मोहल्ले हो, कोई भी जगह हो, वहां पर गंदगी ही गंदगी आपको दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली एक ऐसा पुराना मकान है जिसमें वर्षों से सफाई नहीं हुई है, जिस मकान में वर्षों से झाड़ू नहीं लगी है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो था झाड़ू, लेकिन उन्होंने दिल्ली को एक ऐसा मकान बना दिया जिसमें कितने वर्षों से किसी ने झाड़ू नहीं लगाई, यानी उस मकान की सफाई नहीं हुई है, उस मकान का बुरा हाल है और दिल्ली में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो जमा हो गए। तो सफाई का जो काम है, शहर की सफाई, गलियों की सफाई, मोहल्लों की सफाई, सड़कों की सफाई, वो काम भी नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को तुरंत करना होगा। तीसरा, यमुना नदी को साफ सुथरा बनाना होगा क्योंकि दिल्ली में हर रोज लाखों लोग यमुना नदी को आते जाते हुए देखते हैं और यमुना नदी का जो गंदा पानी है वो दिल्ली के साथ उसकी तस्वीर एक चिपक गई है दिल्ली वालों के दिमाग में कि यमुना नदी ऐसी ही रहेगी। लेकिन जब वो यहां से गुजरेंगे और उन्हें यमुना नदी साफ दिखाई देगी, जब लोगों को यह पता चलेगा कि यमुना का पानी साफ हो रहा है, तो उनके अंदर सरकार के प्रति एक नया भरोसा आएगा। चौथी बात, दिल्ली में वायु प्रदूषण को रेखा गुप्ता को तुरंत कम करने के लिए कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। दिल्ली की जनता दिन रात जहरीली हवा में सांस ले रही है। हवा अगर साफ हो गई तो दिल्ली की जनता जीवन भर उनका एहसान मानेगी और जनता को तुरंत समझ में आ जाएगा कि आज पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने उन्हें साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला है, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। पांचवी बात,
इससे दिल्ली ही नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 4.5 करोड़ लोगों को भी पूरा फायदा होगा। और इस समय दिल्ली और एनसीआर के सभी इलाकों में बीजेपी की सरकारों का ही शासन है। दिल्ली के बॉर्डर जिन जिन राज्यों के साथ लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, हरियाणा के साथ दिल्ली का बॉर्डर लगता है, पड़ोसी राज्यों में राजस्थान भी आता है, इन सारे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। और रेखा गुप्ता को यह पूरा मौका मिलेगा कि आसपास पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी उन्हें समर्थन मिलता रहे। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी की सरकार को यह भरोसा भी देना होगा कि वो आम आदमी पार्टी की मुफ्त वाली योजनाओं को जारी रखेगी। यह भी उनकी बहुत बड़ी परीक्षा है। दिल्ली की जो जनता है वो इस समय बड़ी बेचैन है। उसे लगता है कि कहीं उनकी पुरानी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, मुफ्त वाली योजनाएं हैं, वो बीजेपी आकर कहीं बंद ना कर दे, कहीं उनमें कुछ बदलाव ना कर दे। और इनमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बसों में महिलाओं का मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों के मुफ्त तीर्थ यात्रा की जो योजनाएं हैं, ये सारी प्रमुख हैं जिन्हें बीजेपी को पहले दिन से ही जारी रखना होगा। बीजेपी ने चुनाव में यह वादा किया था कि वो महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए का आर्थिक भत्ता देगी। महिलाओं ने चुनाव जितवा दिया, बीजेपी की जनता ने वोट दे दिया। और हमें लगता है कि अगर बीजेपी ने सरकार बनते ही पहले महीने से दिल्ली की महिलाओं को यह 2,500 रुपया देना शुरू कर दिया तो उनकी सरकार का आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। दिल्ली की महिलाएं विश्वास करेंगी, भरोसा हो जाएगा, तो पहले महीने से ही यह 2,500 रुपया दिल्ली की महिलाओं के पास पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में विज्ञापनों पर 1,139 करोड़ रुपए खर्च किए थे और अब बीजेपी को इस खर्च को कम करना होगा। बीजेपी के पास एक विकल्प तो यह है कि वो भी उतने ही विज्ञापन देना शुरू कर दे जितना आम आदमी पार्टी देती थी, लेकिन बीजेपी को इसे कम करना होगा। और जैसा हमने आपको बताया, जो 4-5 पॉइंट्स हमने अगर बताएं, अगर ये 4-5 काम रेखा गुप्ता ने शुरू में कर लिए तो उन्हें विज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली की जो सड़कें हैं वो रेखा गुप्ता की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगी। ये यमुना नदी जो है ये खुद बीजेपी की सरकार का प्रचार करेगी। दिल्ली में जो साफ सुथरी सड़कें, गली मोहल्ले साफ जब हो जाएंगे, दिल्ली की ये सफाई खुद रेखा गुप्ता की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगी। दिल्ली की हवा जब साफ होगी तो ये साफ हवा खुद रेखा गुप्ता का विज्ञापन बन जाएगी। इसलिए दिल्ली की सरकार को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरह हर रोज अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उन्हें काम करना चाहिए और यह काम अपने आप उनका विज्ञापन बनेगा। अब देखिए, रेखा गुप्ता के बारे में दोबारा हम आपको बताते हैं कि दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में थोड़ा सा और जानिए। रेखा गुप्ता ने बीकॉम की पढ़ाई की है, उनके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है और लॉ की पढ़ाई भी उन्होंने की हुई है। और उनके पिता एक बैंक में मैनेजर थे और उनके पति एक बड़े कारोबारी हैं। रेखा गुप्ता के एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा कभी दर्ज नहीं हुआ है और अब तक वो किसी भी आरोप से बिल्कुल अछूती और बेदाग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता के पास अपनी कोई कार नहीं है। अब कल दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान पर रेखा गुप्ता दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और शपथ ग्रहण का यह आयोजन बहुत ही भव्य होने वाला है, जिसमें दिल्ली के 30,000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण दिया गया है आने के लिए। और इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रेखा गुप्ता की इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से भी कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को दिल्ली बुलाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा फिल्मी कलाकारों को भी रेखा गुप्ता के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, ताकि थोड़ा ग्लैमर भी बना रहे, ताकि लोगों को थोड़ा एक ये शपथ ग्रहण समारोह थोड़ा ग्लैमरस भी लगे, उसका एक अलग तरह का आकर्षण लोगों के प्रति रहे। आजकल ये फैशन हो गया है कि जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो आजकल ये फैशन है
कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को वहां पर बुलाया जाता है। तो दिल्ली में भी इस बार वही होने वाला है। यह पहली बार होगा जब दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में किसानों को, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को और ऑटो ड्राइवर्स को भी आमंत्रित किया गया है। दिल्ली में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के काडर हैं, वो झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोगों से मिल रहे हैं, तमाम गरीब लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप कल इस शपथ ग्रहण समारोह में जरूर आइए, आपकी सरकार है, आपने इस सरकार को बनाया है और आपकी मुख्यमंत्री शपथ लेने वाली है, इसलिए आपको तो आना ही पड़ेगा। तो आम जनता को इनवाइट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2011 में इसी रामलीला मैदान से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और अब इसी रामलीला मैदान से दिल्ली में बीजेपी के इस डबल इंजन के युग की शुरुआत भी होने वाली है। आज सोचिए अरविंद केजरीवाल को भी कैसा लगता होगा कि उसी रामलीला मैदान से जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, कैसे यह भी समय का चक्र है। देखिए, जिस कहानी की शुरुआत होती है उसका एक ना एक दिन अंत भी होता है। 12 वर्षों के बाद ऐसा होगा जब केंद्र सरकार और दिल्ली में सरकार एक ही पार्टी की होगी। इससे पहले वर्ष 2013 में केंद्र में यूपी की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। केंद्र में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और दिल्ली में मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित और दोनों ही कांग्रेस के थे। अब 12 वर्षों के बाद दिल्ली में फिर से डबल इंजन की सरकार बन रही है और यह प्रधानमंत्री मोदी के शासन में पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। यह 27 साल के बाद ऐसा हो रहा है जब बीजेपी की सरकार केंद्र में भी होगी और दिल्ली में भी होगी और प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में यह पहली बार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को में बीजेपी को फैलाया, विस्तार दिया, नए नए राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी। बीजेपी ने चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, कई नए राज्यों को जीता। लेकिन प्रधानमंत्री को भी कैसा लगता होगा अभी तक कि 2014 से 2025 आ गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने देश की अपनी ही राजधानी को कभी जीत नहीं पाए, बीजेपी वहां नहीं जीत पाई। तो ये जो कसक थी, ये जो निराशा थी कि दिल्ली भारत की राजधानी होते हुए भी वहां बीजेपी का शासन नहीं है, ये अब पूरी हो गई। महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। ये बहुत गर्व की बात है और जो दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया, उन सबके लिए सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों ने जो कष्ट भोगा है पिछले 10 सालों में, उससे भारतीय जनता पार्टी और रेखा जी मुक्त कराएंगे। श्री परवेश वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा, उसके बाद श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने, श्री सतीश उपाध्याय जी ने उनके समर्थन में प्रस्ताव पेश किया और जिसको सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने पास किया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से मांगा था कि दिल्ली की सरकार मुझे दे दीजिए और उसके बाद रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे दिल्ली में नया मुख्यमंत्री तो आ गया। इसके अलावा आज एक और खबर है आपके लिए, इसलिए अब आपको यह बताने वाले हैं कि क्या महाकुंभ को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि यह हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1 घंटे और 31 मिनट का लंबा भाषण दिया और इसमें 1 घंटा और 12 मिनट ऐसे थे जब मुख्यमंत्री योगी ने सिर्फ महाकुंभ की बात की और कहा कि अगर महाकुंभ का आयोजन करना अपराध है तो इस अपराध को वो बार बार दोहराएंगे। अब देखिए, महाकुंभ पर इतना अटैक क्यों हो रहा है, इतनी राजनीति क्यों हो रही है, महाकुंभ की इतनी आलोचना क्यों हो रही है विपक्ष द्वारा। तो महाकुंभ के 2 पोस्टर बॉयज हैं, एक है प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे हैं मुख्यमंत्री योगी। मोदी और योगी ये पोस्टर बॉयज हैं। विपक्षी नेता इस समय इन्हीं दोनों को निशाना बनाने के लिए महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी एक तेजी से राष्ट्रीय पहचान बन रही है और इसीलिए बीजेपी
देश के हर कोने में उनसे प्रचार करवाती है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेता अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अटैक करती हैं। बिहार से लालू यादव भी हमला बोलते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेता, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो योगी पर लगातार हमला करते हैं। इससे यह पता चलता है कि अब योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे एक राष्ट्रीय नेता बन रहे हैं और बीजेपी में भी उनका कद काफी बड़ा हो चुका है और इस बात को विपक्ष के नेता भी जानते हैं, देख रहे हैं। दूसरा, महाकुंभ के सफल आयोजन से मुख्यमंत्री योगी की एक कुशल प्रशासक की छवि बनी है। वो एक ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का सफल संचालन किया है। इतने बड़े आयोजन का संचालन करने के लिए जो प्रशासनिक कुशलता चाहिए, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में पूरे देश ने देखी है, उन्होंने ये साबित किया है। बड़ी बात यह है कि वो महाकुंभ के आयोजन के साथ इस पर हो रही राजनीति का भी चुन चुनकर हर रोज जवाब देते जा रहे हैं। आज विधानसभा में उन्होंने जो कहा, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं। काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था। नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर की किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। महोदय, ये उर्दू नहीं है, ये सब हिंदी। तो बड़ा सवाल सिर्फ आज भी यही है कि क्या विपक्षी नेता महाकुंभ को सिर्फ इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि यह सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है? क्या ये विपक्षी नेता किसी और धर्म के त्योहार को या किसी और धर्म के आयोजन के बारे में भी ऐसी ही आपत्तिजनक बातें कह सकते हैं? क्या ये ईद के बारे में, मुहर्रम के बारे में, हज की यात्रा के बारे में ये बात कह सकते हैं? क्या ये क्रिसमस के बारे में ये बातें कह सकते हैं? क्या ये दूसरे धर्मों के जो आयोजन हैं उनके बारे में भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है, क्योंकि सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। नमस्कार।